मेरा आज का जो विषय है वो है मुगल साम्राज्य का विस्तार। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार हुआ। बाबर के आक्रमण से पूर्व भारत छोटे छोटे कई राज्यों में बंटा हुआ था, जिनमें प्रमुख राज्य दिल्ली, आगरा, बंगाल, विजयनगर, कश्मीर तथा राजपुताना आदि रियासतें थीं। बाबर फरगाना का शासक था। वह मात्र केवल अभी 12 ही वर्ष का था कि उनके पिता का निधन हो गया। इस कारण यानी कि 1495 ईस्वी में बाबर को ही छोटी आयु में ही फरगाना का शासक बना दिया गया। परंतु वह एक साम्राज्यवादी शासक था। वह छोटे से राज्य से तृप्त नहीं था। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बाबर के द्वारा 1497 में समरकंद को जीतने का प्रयत्न किया। समरकंद को जीत तो लिया गया, परंतु यह विजय स्थायी सिद्ध न हुई। उस समय बाबर बीमार हो गया तथा उसके सहयोगियों के द्वारा यह अफवाह फैला दी गई कि बाबर की मृत्यु हो चुकी है तथा इसका लाभ उठाते हुए उसके अन्य सहयोगियों के द्वारा फरगाना का शासन उसके छोटे भाई जहांगीर को सौंप दिया गया। जब बाबर को इस बात का ज्ञान हुआ तो बाबर ने पुनः फरगाना को जीतने का प्रयत्न किया, परंतु अपनी बीमारी के कारण वह फरगाना भी नहीं जीत सका। परिणाम यह हुआ कि समरकंद तो हाथ से गया तथा फरगाना का शासन उसके हाथ से गया। 1500 ईस्वी में पुनः बाबर के द्वारा समरकंद को जीतने का प्रयत्न किया। इस बार भी वह सफल हुआ, परंतु यह सफलता भी लंबे समय तक कामयाब नहीं रही। कुछ समय के पश्चात उज़्बेकों के द्वारा पुनः समरकंद पर अधिकार कर लिया गया। तत्पश्चात यानी कि बाबर 4 वर्षों तक घूमता फिरता रहा। उसी समय यानी कि काबुल की राजनीति में परिवर्तन आया। वहाँ के शासक जो मुनीम बेग था वह प्रजा में अलोकप्रिय था। इसका लाभ उठाते हुए बाबर ने अपने सैनिकों के सहयोग से काबुल पर अधिकार कर लिया तथा 1504 से लेकर 1526 ईस्वी तक काबुल का शासक रहा। इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप 1513 ईस्वी में बाबर ने पुनः समरकंद को जीतने का प्रयत्न किया। इस बार भी जो विजय थी वह स्थायी सिद्ध न हुई तथा तत्पश्चात बाबर ने समरकंद को जीतने का जो प्रयत्न था सदा के लिए छोड़ दिया और उसने भारत अभियान प्रारंभ किया। 1519 ईस्वी में पहला अभियान किया गया, 1520 में दूसरा अभियान किया गया, 1523 में तीसरा अभियान किया गया तथा 1525 में चौथा अभियान किया गया। हर अभियान में बाबर का एक ही उद्देश्य था कि भारत से अधिक से अधिक संपदा को प्राप्त करना तथा भारत के शासक भी यह चाहते थे कि बाबर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण करे, लूटपाट करके पुनः वापस चले जाए, ताकि भारत का जो प्रशासन है, कि उत्तरी क्षेत्र का जो प्रशासन है कि वहाँ पर पुनः संगठित किया जा सके। इब्राहिम लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया। उसका यह मानना था कि बाबर भारत से लूटपाट करके पुनः वापस चला जाएगा। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी तथा बाबर के मध्य पानीपत की पहली लड़ाई हुई। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ तथा दिल्ली तथा आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। यदि बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार तो कर लिया, परंतु अभी तक वह भारत का शासक नहीं था, क्योंकि राजपुताना रियासत में राणा सांगा एक ऐसे शासक थे जो अभी तक प्रमुख थे, परंतु राणा सांगा के द्वारा भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया था। उनका यह मानना था कि वह तैमूर की भांति बाबर भी भारत पर आक्रमण करके लूटपाट करके पुनः वापस अपने देश चले जाएंगे, परंतु बाबर ने स्थायी रूप से ही भारत में रहना आरंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप 1527 ईस्वी में राणा सांगा तथा बाबर के मध्य कान्हा की दूसरी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में राणा सांगा पराजित हो गया तथा बाबर का जो मनोरथ था वो पूर्ण हो गया, क्योंकि राजपुताना भारत की एक ऐसी रियासत थी जो सबसे शक्तिशाली थी। इस प्रकार राणा सांगा का भारत में जो हिंदू राज्य का जो सपना था वह साकार नहीं हो सका। तत्पश्चात कि बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदेरी पर आक्रमण किया, क्योंकि राजपुताना रियासत के पश्चात चंदेरी एक ऐसा राज्य था जो एक शक्तिशाली राज्य था। चंदेरी के शासक मेदिनी राव के द्वारा बाबर के विरोधियों यानी कि 5000 विरोधियों को शरण दे रखी थी। बाबर ने उन्हें शरण न देने के लिए कहा, परंतु मेदिनी राव ने इस बात को स्वीकार नहीं किया।
परिणाम स्वरूप 1528 ईस्वी में बाबर तथा मेदिनी राव के मध्य चंदेरी की लड़ाई हुई। बाबर इस बात से भी संतुष्ट नहीं था क्योंकि पूरब में बंगाल तथा बिहार में उज़्बेकों के द्वारा अपना अधिकार कर लिया गया था। तत्पश्चात बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण करने के पश्चात यानी कि बंगाल और बिहार पर अधिकार करने के उद्देश्य से ही घाघरा की लड़ाई लड़ी। 30 ईस्वी में कहा यह जाता है कि हुमायूं लाहिलाज बीमारी से ग्रस्त हो गया। यह बाबर के लिए एक चिंता का विषय हो गया। किदवंतियों के अनुसार यह माना जाता है कि जिस बिस्तर पर हुमायूं लेटा हुआ था उस बिस्तर के चारों तरफ बाबर के द्वारा परिक्रमा की। यह कहा गया कि जो भी बीमारियां हुमायूं को ही हैं सारी की सारी बीमारियां मुझे लग जाए। और कुछ समय के पश्चात धीरे धीरे हुमायूं की जो स्थिति थी वह सुधरती गई तथा बाबर की जो स्थिति थी वह खराब होती गई। और 1530 ईस्वी में बाबर का निधन हो गया और बाबर के निधन होने के पश्चात हुमायूं भारत का नया बादशाह बना। अपने पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार हुमायूं के द्वारा मुगल साम्राज्य को अपने 3 अन्य भाई हिंदाल, अस्करी तथा कमरान में भी बांट दिया गया। यह हुमायूं की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। हुमायूं के संबंध में यह कहा जाता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मारा गया। जब कभी भी हुमायूं किसी अभियान में जाता था उस अभियान को अधूरा ही छोड़ता था तथा उसके उपलक्ष्य में यानी कि रंगरैलियां मनाता था। इसी अभियान के तहत यानी कि जब चित्तौड़ की महारानी कर्णवती के द्वारा गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण करने के पश्चात सहयोग की बात कही थी तो हुमायूं ने इस बात को सहर्ष स्वीकार भी किया और रानी कर्णवती के द्वारा यानी कि राखी देकर हुमायूं को सहायता के लिए कहा था। सहायता देने के लिए तो आ गया परंतु हुमायूं के विचारों में परिवर्तन हो गया। तत्पश्चात कि हुमायूं ने चित्तौड़ के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर दिया गया, बहास बहादुर का पीछा किया गया तथा मांडू पहुंच गया। मांडू से वह चुनार चला गया, चुनार से वह पुर्तगाली बस्ती दीव तथा दमन पहुंच गया। परंतु यहां पर हुमायूं के द्वारा उसका पीछा नहीं किया गया तथा इस अभियान को बीच में ही छोड़ देने के पश्चात कि पूरब की तरफ चला गया। पूरब में शेर खां, जिसको बाद में शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है, शेर खां के विरुद्ध अभियान में संलग्न हो गया। शेर खां को पराजित करने के लिए सबसे पहले हुमायूं के द्वारा चुनार पर अधिकार किया और चुनार पर अधिकार करने के पश्चात शेरशाह के द्वारा अपना सारा का सारा सामान तथा अपनी सारी की सारी जो संपत्ति थी वो गौड़ के किले में परिवर्तित कर दी। युवा सैनिकों का परामर्श था कि रोहतासगढ़ पर आक्रमण किया जाए तथा वृद्ध सैनिकों का परामर्श था कि गौड़ पर आक्रमण किया जाए। हुमायूं स्वयं एक युवा था, इसलिए युवा सैनिकों का परामर्श स्वीकार करते हुए गौड़ की अपेक्षा रोहतास पर आक्रमण किया गया। रोहतास पर आक्रमण करने में हुमायूं को अधिक समय नहीं लगा कि जैसे ही हुमायूं के द्वारा रोहतास के किले पर अधिकार किया गया वो किला अफीम तथा शराब से भरा हुआ था। हुमायूं अधिक रूप में इसका सेवन करता था और कई महीने तक उसने अपने रंगरैलियां ही मनाता रहा। उस समय तक शेर खां के द्वारा दिल्ली से आने वाली रसद रोक दी गई और 1539 ईस्वी में शेर खां के द्वारा हुमायूं को चौसा के स्थान पर और 1540 ईस्वी में कन्नौज के स्थान पर पराजित कर दिया। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के द्वारा भारत में मुगल वंश के स्थान पर सूरी वंश की नींव रखी। शेरशाह सूरी के द्वारा 1540 से लेकर 1545 तक प्रशासन किया। इन 5 वर्षों के राज्यकाल में शेरशाह सूरी के द्वारा भूमि प्रबंध में नए कार्य किए। सिकंदरीय गज के निर्माण से भूमि की पैमाइश करवाई गई। राजस्व की जो दरें थी उनको निर्धारित कर दिया गया और उनकी मृत्यु होने के पश्चात जो सूरी वंश था वह संकुचित होता गया। 1555 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा सूरी वंश के अंतिम बादशाह सिकंदर सूरी को पराजित कर भारत में पुनः
मुगल वंश की नींव रखी। 1556 ईस्वी में हुमायूं का निधन हो गया। अभी हुमायूं का निधन ही हुआ था, अकबर जो अभी केवल अल्प काल में ही था, 11 वर्ष की आयु में बैरम खान के सहयोग से पंजाब में कालनौर के स्थान पर उनका राज्याभिषेक करा दिया गया। राज्याभिषेक तो करा दिया गया, परंतु दिल्ली की राजगद्दी बहुत दूर थी। दिल्ली पर उज़्बेकों के सहयोगी हेमू के द्वारा अधिकार कर दिया गया था। इसलिए 1556 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए अकबर को हेमू के साथ पानीपत का दूसरा युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में हेमू पराजित हो गया तथा अकबर नया मुगल बादशाह मनोनीत हुआ। यदि अकबर नया बादशाह मनोनीत तो हो गया, परंतु वास्तविक शक्तियां उनके संरक्षक बैरम खां के हाथ में ही थी। साम्राज्य के ऊंचे पदों पर बैरम खां ने अपने ही सहयोगियों को सत्तारूढ़ किया था। इसलिए 1556 से लेकर 1560 ईस्वी के काल को बैरम खां के काल के नाम से ही जाना जाता है। 1560 ईस्वी तक अकबर भी परिपक्व हो चुका था तथा उन्होंने बैरम खां को मक्का जाने का आदेश दिया। बैरम खां ने अकबर के आदेश को स्वीकार तो कर दिया गया, परंतु विद्रोह कर दिया। अकबर ने बैरम खां के द्वारा उत्पन्न किए विद्रोह को कुचल तो दिया गया और उसकी पुरानी सेवाओं के बदले उन्हें माफ कर दिया गया तथा पुनः मक्का जाने का आदेश दिया गया। जब वह मक्का की यात्रा पर थे तो दक्षिण भारत में पाटन के स्थान पर पठानों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और इस प्रकार अकबर ने सारी वास्तविक शक्तियां अपने हाथों में ले ली। अकबर जानता था यदि भारत में मुगल साम्राज्य का स्थिरीकरण तथा मुगल साम्राज्य का विस्तार करना है तो भारत के विशेषकर हिंदू या राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थापित करना होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अकबर के द्वारा हिंदुओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थापित करने के लिए उनके साथ वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया। साम्राज्य को संगठित करने के उद्देश्य से ही राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थापित किया, जिस कारण अकबर भारत में मुगल साम्राज्य का स्थिरीकरण कर सका। माना यह जाता है कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर के द्वारा रखी गई थी तथा उसी नींव को अकबर के द्वारा पक्का किया गया और औरंगजेब के काल में डगमगाने से लग